गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम है ऑन 7 मई 2022 इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रिपरेशन करने का सुपर फास्ट तरीका क्या होगा। हम 2 दिन पहले अपनी बुक अपने नोट्स को उठाएंगे और उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम यहाँ पे मेन पॉइंट जो हमारे मेन टॉपिक है जहाँ से सीबीएसई आई बार क्वेश्चन पूछती है हमने जस्ट उसी को ही टारगेट करेंगे। तो ज़रा देखिए सबसे पहले जो तुम्हारी परसेंटेज को बिल्ड करेगा, जंप करेगा, डाउन करेगा, वो है हमारा ऑर्गेनिक सेक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जरा गौर से देखिए जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इस बार सेकंड सेमेस्टर में हमसे 2 चैप्टर पूछे जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इनमें से जो पहला चैप्टर है वो तो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है वो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। तो जरा देखिए जो हमारा पहले नंबर का जो चैप्टर आता है हमारे पास सेकंड सेमेस्टर का वो है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा देखिए तो और दूसरा जो चैप्टर है वो है हमारे पास एमाइंस। एमाइंस में ज़्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा, हमने वो टॉपिक कवर करने हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जरा देखिए सबसे पहले सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो होता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन वो स्टूडेंट लगाएगा जिसकी टिप्स पे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक +1 एज वेल एज +2 होगी, क्योंकि वही क्रैक कर पाएगा कन्वर्जन को। अगर ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं आती तो कन्वर्जन का सेक्शन छोड़ सकते हो, लेकिन जो टारगेट करके चलोगे वो चलोगे जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास, जितनी भी हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है सच लाइक एज टू रैमेंटाइमन रिएक्शन हो गया, गैब्रियल थैलेमाइड हो गया। नेमिंग रिएक्शन अच्छे से करके जाना, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन के एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस साइट, और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है दूसरा बनता है फिलअप्स, वो भी मैक्सिमम टाइम नेमिंग रिएक्शन से ही पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेशन होगा हमारा वो होगा रीजनिंग। अब रीजनिंग सो इम्पोर्टेंट। अब रीजनिंग के क्वेश्चन जहाँ भी तुम पढ़ते हो सब ने बता ही दिया होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन कौन से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा हमारा जो रीजनिंग क्वेश्चन उठेगी यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है इस आर ग्रुप पे। अगर ये आर ग्रुप कोई डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, अगर खींचने वाला है विदड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसके बाद जो रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैं 100% श्योर हूँ कि जो रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। और जो फेमस क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन आई बार सीबीएसई पूछता है, तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे वो देगा CH3, इसको करेगा वो थ्राइस N। उसके बाद दूसरा CH3 2NH, उसके बाद तीसरा CH3 NH2, और चौथा एक और अटैच कर देगा इसके साथ और बोल देगा कि इनको अरेंज कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ। तब क्या आंसर आएगा ये मैं ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, मीन्स की वहाँ पे जज कर सकते हो उसको। यहाँ पे जस्ट मैं फोकस करूँगा कि कौन कौन से पॉइंट तुमने रिकवर करके जाने हैं एग्जाम के लिए। तो जरा देखिए ये क्वेश्चन सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब एमीन्स की हम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 थ्योरी बताई हुई है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉल्वेशन इफेक्ट बताया हुआ है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ +I इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये 2-3 फैक्टर वहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जज करना कि उसने किसके बेसिस पे ये क्वेश्चन का आंसर मांगा है, लेकिन जनरली वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि इनको अरेंज कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि वो क्या करेगा, ये ग्रुप ना दे के वो इथाइल ग्रुप कंसीडर करेगा 3N, ऐसे यहाँ पे लगा सकते हो CH3 CH2 ट्वाइस NH, और तीसरा लगा सकते हो CH3 CH2 NH2, अरेंज कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार सीबीएसई पूछता है। उसके अलावा इनमें एक कंसेप्ट मिक्स कर सकता है, वो किसका, एनिलीन का NH2, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर जाएंगे रेजोनेंस में। तो सिंपल इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो एलिफेटिक के कंपैरिजन में कम होती है। दिस वन इज द एरोमेटिक।
क्लियर। उसके बाद जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो करके जाओगे अच्छे से। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन उठाओगे, बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की रीजनिंग भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट किसके अबाउट, किसके रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगला देखते हैं, अगला टारगेट करते हैं हम किसको, इनऑर्गेनिक को। तो जरा देखिए, अब इनऑर्गेनिक में जो हमसे चैप्टर पूछे जाएंगे वो है हमारे पास सिंपल, थर्ड चैप्टर लगा सकते हो, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक, एक तो ये चैप्टर रहता है, पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक में तुमने अच्छे से पढ़ के जानी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का पार्ट है, वेरी सॉरी। डी एंड एफ में आप पढ़ के जाओगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी टोटल हमारे पास 10 से 12 प्रॉपर्टीज़ हैं, और सारी प्रॉपर्टीज़ करने की जरूरत नहीं है, मैं मेन फोकस करूंगा। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि जो डिफिकल्ट पार्ट है रिएक्शन KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट की, वो ऑलरेडी कट हो चुका है सिलेबस से। एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से पढ़ के जाओगे, दूसरा एक कैटलिस्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे मैंने कुछ देर पहले ऑर्गेनिक में एमीन्स के बारे में बताया, वैसे यहाँ पे मेरी गैस है, यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, कि यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिए हुए हैं ई नोट वैल्यू के बेसिस पे, 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। तो ये अच्छे से करके जाना। जैसे एमीन्स के क्वेश्चन सीबीएसई बार बार रिपीट करती है, वैसे ही डी एंड एफ ब्लॉक का ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। ई नोट वैल्यू पे 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसे करके देगा, क्रोमियम पॉजिटिव 3 2 क्रोमियम पॉजिटिव 2, ऐसा डाटा देगा वो। तो ई नोट वैल्यू जितने भी सैम्पल पेपर में तुम्हें ई नोट वैल्यू वाले जितने भी क्वेश्चन फंसते हैं, ये 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, इनको अच्छे से लर्न करके जाना, और ये आएगा ही आएगा। उसके बाद इस चैप्टर में से डी एंड एफ ब्लॉक में से एक लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है हमारे सिलेबस में, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एसिटानोइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको 100% पढ़ के जाना। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो गैस लगाया हुआ है, नंबर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर 2 कैटालिटिक प्रॉपर्टी, नंबर 3 ई नोट वैल्यू के 4 से 5 क्वेश्चन है, वो अच्छे से करना, और लास्ट है लैंथेनोइड एंड एसिटानोइड कॉन्ट्रैक्शन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम फोर्थ सेशन की तरफ। फोर्थ है हमारा सो सिंपल, वेरी सिंपल चैप्टर, ये तो हर एक बच्चे को आता ही है। ये है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब यहाँ से देखिए, ये सिंपल चैप्टर है, सारा तैयार करके जाना। लेकिन अगर अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो फोकस कराता हूँ कि क्या क्या करके जाओगे। पहला आयुपैक, ये क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। तुम्हें कॉम्प्लेक्स दे देगा और उसकी नेमिंग करके दिखाओ, या नेमिंग दे देगा उसका कॉम्प्लेक्स बना के दिखाओ। तो जनरली कॉम्प्लेक्स देता है और उसकी नेमिंग पूछता है, क्लियर। कॉम्प्लेक्स दे के नेमिंग करना पूछेगा, 1 to 2 मार्क्स का बनेगा ही बनेगा। उसके बाद डेफिनेशन आसानी से लर्न कर सकते हो। लेकिन जो इसका सबसे वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, अब वहाँ विजिट कर सकते हो। देखो, हाइब्रिडाइजेशन का ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि वो तुम्हें 2 कॉम्प्लेक्स देगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे सकता है, 2 कॉम्प्लेक्स देगा, और उनमें कंपैरिजन पूछेगा कि ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, ऐसा क्यों। या पूछ सकता है ये कलर देगा, ये कलर नहीं देगा, ऐसा क्यों। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऐसा क्यों। ये इनर ऑर्बिटल है, वो आउटर ऑर्बिटल है, ऐसा क्यों। तो मैंने अपने वीडियो में एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वो देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमें जनरली क्या होता है कि हमने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकाली तुमने, हमारा आंसर आया sp3d, यानी कि d बाहर चले गया, या फिर दूसरा आंसर आया हमारा dsp2। अगर d अंदर आ गया, देखो अगर बाहर जाता है तो आउटर ऑर्बिटल, अगर अंदर की तरफ आता है, पहले नंबर पे ही d आ गया तो इनर ऑर्बिटल। अगर यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। जितने भी पैरामैग्नेटिक होंगे वो सारे के सारे क्या देंगे, कलर देंगे। और रीजन क्या लिख के आओगे, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। तो ये क्वेश्चन सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे 2 कॉम्प्लेक्स देगा, उनमें कोई भी कंपैरिजन पूछ सकता है कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास फिफ्थ चैप्टर है हमारे पास, न्यूमेरिकल पार्ट है फिफ्थ, केमिकल
काइनेटिक। अब जरा देखिए, केमिकल काइनेटिक का लास्ट का कोलिजन थ्योरी, अरेनियस इक्वेशन, वो तो सब कट हो चुका है। हमने जो मेन फोकस करना, जिसने अभी तक तैयारी नहीं की, एक तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, इसका डेरिवेशन अच्छे से देख लेना, ग्राफ देख लेना। और 100% जो न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा वो है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के, कि 80% कंप्लीट होता है इतने टाइम में, 20% होता है इतने टाइम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगा के जाने ही जाने हैं। और दूसरा कि तुमने क्या करना है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में जो के कांस्टेंट आता है उसके यूनिट के होते हैं, ठीक है। तो इस पे जरा फोकस करके जाना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस वन इज द 6 नंबर चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जरा चेक कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये भी एक न्यूमेरिकल ही पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरा देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारी के सारी डेफिनेशन पढ़ के जाओगे। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, कापा, इसके बारे में अच्छे से करके जाओगे। न्यूमेरिकल पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ नहीं है, ई नोट वैल्यू पता होनी चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए एक शॉर्टकट लगता है, बड़ी में से छोटी घटा दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ई नोट वैल्यू को रिलेट कराना है नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। जो बच्चा नर्स्ट इक्वेशन करके जाएगा उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। और उसके बाद फैराडे लॉ के बेसिस पे डेफिनेशन भी पढ़ के जाना है, और उसके थोड़े न्यूमेरिकल भी देखने हैं। और लास्ट में किरचॉफ्स लॉ, उसके न्यूमेरिकल 1-2 ट्राई करके जाना। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और लास्ट में जो सेल है वो कट हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनल एग्जाम केमिस्ट्री। अब प्लान कैसे करोगे कि सपोज कीजिए तुम्हारा 7 मई का एग्ज़ाम है, तो 7 मई से पहले चलते हैं, एक दिन पहले का ही बताऊंगा। चलो 5th 6th से लगा लो। 6th में तुमने क्या करना, 6th में तुमने टारगेट लेके चलोगे कि तुम सुबह 4 AM सुबह मॉर्निंग में उठे, ठीक है। 4 AM टू 7 AM तक तुमने क्या लगाई, ऑर्गेनिक, ठीक है। फिर फ्रेश हुए, खाना नाश्ता किया। उसके बाद 9 टू 11 तुमने यहाँ पे 2 चैप्टर लगाने हैं। वो कौन से लगाओगे, D&F ब्लॉक एंड हमारा चलेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद 1 टू रेस्ट करने के बाद 1 to 4 के बीच में तुम क्या लगाओगे, अपने न्यूमेरिकल पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर के, ठीक है। अब 4 के बाद ये 6 मई की बात की है मैंने, ये 6 मई की बात की है। 6 मई के बाद अब 4 के बाद तुम्हारा पूरा कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ क्या करना, जो भी तुमने सैम्पल पेपर एक अच्छे से किया हुआ है, ठीक है, तो तुमने सिर्फ उसको रीड आउट करना है थ्रोली। हर एक चैप्टर उठाना, उसके वीआईपी से क्वेश्चन करने, और वीआईपी कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो एनसीईआरटी बोलती है ना, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बोलती है, बस वो क्वेश्चन रीड आउट करने, रट्टे नहीं मारने, बस पढ़ के जाना है। क्योंकि एक दिन पहले का पढ़ा हुआ याद आ जाता है एग्जाम में बैठते हुए, क्योंकि एग्जाम में जब तुम बैठोगे तो तुम सारा का सारा भूल जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा 10-15 मिनट में फ्लो बनेगा, तो तुमने 2-3 दिन पहले की जो चीज़ें लर्न की हुई है, जो पढ़ा हुआ है, वो भी एकदम से माइंड में आ जाता है। नाउ द बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल एग्जाम।